देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी प्रयागराज जाएंगे और वहां पर चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के साथ पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ ही सीएम कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड मंडपम में रात्रि विश्राम करेंगे। महाकुंभ चल रहा है और क्योंकि सभी हमारे जो सनातनी हैं उन सबके लिए एक शुभ अवसर है कि उनके जीवन काल में यह अवसर आया है कि महाकुंभ हो रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा से, यमुना से, सरस्वती से, देवभूमि की तरक्की हो, हमारे देश की तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है वो संकल्प पूरा हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। संगठनात्मक चुनाव को लेकर देहरादून में आज बीजेपी की वर्कशॉप शुरू हुई, जिसका उद्घाटन सीएम धामी ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद राजकुमार चाहर, प्रदेश से प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इस वर्कशॉप में 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, महामंत्री आदित्य कोठारी जी, श्री राजेंद्र बिष्ट जी, श्री खिलेंद्र चौधरी जी एवं कार्यशाला में उपस्थित हमारे समस्त जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा में नियुक्त किए गए सभी हमारे पर्यवेक्षक और सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज इस संगठन पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला में अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सब विशेष प्रायोजन के लिए इस विशिष्ट कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी पार्टी के जो संगठनात्मक हमारे प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया, दायित्व की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम संगठन पर्व के रूप में मनाते हैं। और मैं अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से कह रहा था और कि अध्यक्ष जी, इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी दायित्व में होंगे। दायित्व भले ही बदल जाएगा लेकिन जिम्मेदारी नहीं बदलेगी, जिम्मेदारी वही रहेगी। मैंने अनुरोध किया है और अध्यक्ष जी ने कहा है कि नहीं, जो काम जो कर रहा है वही काम को आगे बढ़ाएगा। यानी किसी रूप से में भी संगठन से, मतलब संगठन भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये जरूर है कि संगठन पर्व चल रहा है, संगठन के आप दायित्ववान रहते हुए भी और किसी अन्य दायित्व में रहते हुए भी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आज हम सब आगे बढ़ाएंगे। आज हम सभी हमारे प्रदेश में इस संगठन पर्व के सफल आयोजन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए कि कैसे हमारा संगठन और मजबूत बने, कैसे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब पूरी तरह से यहाँ से तैयार हों। क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज हमारी पार्टी न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जितनी हमारी पार्टी की सदस्यता है, इससे कम कई देशों की जनसंख्या है। कई देशों की नहीं, बहुत सारे देशों की। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को ये गर्व भी होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, विश्व के सबसे बड़े परिवार के हम सदस्य हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार होने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में आज हमारी पार्टी की सरकारें हैं। अभी
कल ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर विजय के साथ, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि 27 सालों के बाद कमल खिलाने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। और आप सबको भी बड़ा अजीब सा लगता होगा कि जब हम दिल्ली जाते थे, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, अनेक अनेक राज्यों में हमारी सरकार, लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता था कि यहाँ कमल नहीं खिला है। और सच में 27 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। मैं तो लखनऊ में पढ़ता था, तब मैं उस समय देखता था कि मदन लाल खुराना जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, साहेब सिंह वर्मा जी हैं, ऐसे अनेक नेतागण उस समय के हमारे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे। और उसके बाद 2.5 दशक से भी अधिक समय गुजर गया और हम सब प्रतीक्षा करते रहे कि हर चुनाव में, इस चुनाव में सरकार आएगी, फिर अगले चुनाव में आएगी, फिर अगले चुनाव में आएगी, हर बार। लेकिन इस बार में वहाँ के चुनाव में मैंने बहुत नज़दीक से मैंने चुनाव को देखा, तो चुनाव में मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पर इस बार परिवर्तन की साफ लहर थी, गुस्सा दिखाई देता था। और हमको तो पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने हर जगह कहा कि डबल इंजन की सरकार। और मैं जब वहाँ किसी भी सभा में जाता था राजकुमार जी, तो मेरा तय था कि मैं 20 से 25 मिनट मुझे बोलना है, तो मैं 10-12 मिनट पहले उत्तराखंड के बारे में बोलता था। फिर मैं कहता था उनसे कि भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई है, इतनी हमारी हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस भी बन रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कें हमारे सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच रही है, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा जो है स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, 2 एम्स बन रहे हैं, अनेक प्रकार की जो आप कह रहे थे कि हमको देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बन गया है, जहाँ समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। तो ऐसे और भी कई सारे काम हम लोगों ने किए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान, आदि कैलाश यात्रा तेजी से प्रारंभ हुई है, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, 4 धामों का हमारा सुनियोजित रूप से विकास होना, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, यात्रा का एक बड़ा मैनेजमेंट। तो ये सब बोलते बोलते मैं उनसे कहता था कि भाई आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं वोट मांगने के लिए आया हूं इन प्रत्याशी के लिए, खुराना जी के लिए, या मैं वोट मांगने के लिए आया हूं किसी प्रद्युमन राजपूत जी के लिए और मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। तो वो कहते नहीं, हम समझ रहे हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये सब काम क्यों हो पा रहा है उत्तराखंड में? तो लोग वहां से खुद ही बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन सरकारों को लोग प्राथमिकताएं दे रहे हैं। और अभी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है। हरियाणा में चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, और लगातार बार बार डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकताएं प्रदेशों के लोग दे रहे हैं, उनको लगातार मौका दे रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकारें जन कल्याण के काम वहां की अपेक्षाओं के अनुरूप कर रही हैं, तेजी से विकास कर रही हैं। इसलिए मैं दिल्ली के हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने लंबा संघर्ष दिल्ली के अंदर किया है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी पौड़ी के अमकेश्वर से राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं सीएम योगी आज बच्चों को भी दुलारते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
गुरु को प्रणाम किया और बच्चे को दुलार किया। तो रवाना होने से पहले गुरु की पूजा की ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और बच्चों को दुलार करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए। नगर निगम में बीजेपी के 4 मेयर ने ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे गाउन में शपथ ली तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता दिया। गाउन पहनकर शपथ लेने वालों ने इसे प्रोटोकॉल बताया तो गाउन न पहनने वाले बोले अंग्रेज 1947 में जा चुके हैं। देहरादून, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार नगर निगम में शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन सवाल शपथ ग्रहण पर नहीं, शपथ ग्रहण के दौरान पहने नए गाउन पर उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी अंग्रेजों के वक्त का नामो निशान और पहचान मिटाना चाहती है, लेकिन उसी बीजेपी के मेयर अंग्रेजों के वक्त का गाउन पहनकर शपथ लेते हैं। इसलिए बीजेपी बोलती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर आ चुका है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी विरासत से नफरत करते हैं और दूसरी तरफ जब मेयर का शपथ ग्रहण होता है तो अंग्रेजों के गाउन पहन करके शपथ ग्रहण होती है। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की अब कोई रीति नीति नहीं है। कथनी करने में भारी अंतर आ गया और जनता भी भाजपा के दोहरे चाल चरित्र चेहरे को पहचान रही है। अंग्रेजों के वक्त का गाउन पहनने पर सवाल उठे तो बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ। गाउन पहनकर शपथ लेने वाले देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इसे प्रोटोकॉल बताया तो हल्द्वानी में कोट पैंट और पहाड़ी टोपी पहनकर शपथ लेने वाले गजराज बिष्ट ने कहा अंग्रेज 1947 में जा चुके, इसलिए अब सनातन की बात होनी चाहिए। नहीं, अब अंग्रेज अब 47 में चले गए तो अब हमारी संस्कृति ही प्रॉपर है और अपनी संस्कृति को अपनाना मुझे ठीक लगा। और जो मेरा ड्रेस भारतीय संस्कृति और कुमाऊनी संस्कृति के अनुरूप था और मुझे वो ठीक लगा, इसलिए मैंने उसको पहना। देखिए, तो एक वो है, इसका एक प्रोटोकॉल है और जैसा मुझे बताया गया तो मैंने उसी हिसाब से जो शपथ लेनी थी उसी तरीके से ली। बाकी कार्य करने का जो काम है वो हमारा है, हमें क्या काम करना है। आपने देखा होगा कि हमारे मंच से भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन सब का उद्घोष लगातार होता रहा। आज समाचार पत्रों ने भी ये लिखा है। तो निश्चित तौर पे जो हम कार्य करेंगे वो हम अपना कार्य करेंगे, जो हमको कार्य करना है अपने। बीजेपी के चुने 4 मेयर का गाउन पहनकर शपथ लेना सियासी मुद्दा बन गया तो विपक्ष ने बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठा दिए। अब गाउन पहनने की भूल तो बीजेपी अगली बार सुधारने और पहाड़ी टोपी में शपथ लेने की बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 5 इवेंट होंगे, जिनमें जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन बॉल के इवेंट्स होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से इवेंट्स यहां पर होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहां पर लगातार अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 5 इवेंट होंगे जिसमें जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन बॉल के इवेंट्स होंगे। चंपावत में राष्ट्रीय खेलों के तहत राफ्टिंग का आयोजन शुरू हो गया है। काली नदी में डेमो स्पोर्ट्स के तहत इन खेलों का आयोजन हो रहा है। शनिवार को पहले दिन पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी में राफ्टिंग प्रतियोगिताएं हुई। राफ्टिंग प्रतियोगिता में देश भर की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राफ्टिंग के पहला इवेंट सुबह काकड़ी घाट से शुरू हुआ। रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी तक चलेंगी। पहली बार नेशनल गेम्स के तहत हो रही रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। मतलब नेशनल गेम जनकपुर करोगे तो मिल जाएगा।
और उनको चीरक किया जा रहा है दर्शकों द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा, टीमों द्वारा। ये देखिए भी दूरी पर है आप लोग इस रेस को फिनिश करने के लिए उत्तराखंड टीम के खिलाड़ी, उत्तराखंड टीम के खिलाड़ी। राष्ट्रीय मतलब नेशनल गेम जनकपुर करोगे तो मिल जाएगा। और 30वें नेशनल गेम्स के खेलों में टेक्नोलॉजी की एंट्री होने जा रही है और पहली बार भारत में खेल विभाग द्वारा रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 2 अलग अलग रोबोट बनाए गए हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस बार नेशनल गेम्स केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि यह तकनीक और खेल के संगम का अनोखा उदाहरण बनने जा रहे हैं। खेल विभाग ने इस आयोजन को आधुनिक और हाई टेक बनाने के लिए 2 रोबोट तैयार किए हैं। पहला रोबोट शुभंकर मौली के रूप में है, जो विनर सेरेमनी में खिलाड़ियों को मेडल देने में मदद कर रहा है। दूसरा रोबोट हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में तकनीकी सहायक के रूप में काम करेगा। यह रोबोट मैदान से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थ्रो के बाद इनको उठाकर वापस खिलाड़ियों तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड मैकेनिज्म पर डिजाइन किए इस रोबोट के अंदर लगे सेंसर और ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल इन दोनों रोबोट्स में लगे हैं, जिससे वह खिलाड़ियों की मूवमेंट को पहचान सकेगा। तो इसमें हमने उससे मौली को ऊपर ऐड किया गया। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है नीचे जो एक रोवर है, उसके ऊपर हमने इसको अटैच किया है मौली को। तो फिर उसके बाद में ये हमें क्या होता है अवार्ड सेरेमनी में क्या करेगा, ये पहली बार हो रहा है विश्व में कि एक शुभांकर, जिसको शुभांकर बोलते हैं, उसको ये मौली, ये क्या बोलते हैं अवार्ड सेरेमनी में वो अवार्ड्स को देगा। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस तकनीक को अपनाकर खेलों को नए आयाम दे रहा है। इसको आगे भी ले जाएंगे, सिर्फ मौली ही नहीं, आप देखेंगे जैवलिन और डिस्कस और हैमर के उठाने के लिए भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद विश्व में भी अशरिंग में रोबोट नहीं यूज हुए अब तक, तो ये एक पहल अच्छी। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है, जो भविष्य में होने वाले खेलों में रोबोट के इस्तेमाल से जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यह आयोजन को शानदार और हाईटेक भी बनाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। 2025 की चारधाम यात्रा में इस बार नजारा कुछ अलग दिखेगा। पहली बार चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस कुंभ की तर्ज पर यात्रा मार्ग को सेक्टर में बांटेगी। गढ़वाल आईजी ने बताया कि हर सेक्टर पर अधिकारी तैनात होंगे जो यात्रा मार्ग पर पेट्रोलिंग के जरिए नजर रखेंगे और सूचना का आदान प्रदान यात्रा व्यवस्था कंट्रोल रूम को दी जाएगी, जिससे जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इसी से हम पूरे यात्रा रूट में इस सेक्टर को बांटेंगे और समस्त यहाँ पे मोटरसाइकिलों द्वारा हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है इसकी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि कहीं पे भी यात्रा में किसी भी तरीके की दिक्कत जैसे कि जाम या फिर कोई भी ऐसी कोई समस्या है वो ना आने। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है। हर साल बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से पर्यटन पहाड़ में होटल और होम स्टे की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, पहाड़ की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का इंतजार करती है और अल्मोड़ा के जागेश्वर, कसार देवी, रानीखेत के साथ ही मारचूला में भी जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अगर अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों की बात करें तो 2021 में 38,021 देसी और 171 विदेशी पर्यटक आए। वहीं 2022 में 1,30,195 देसी और 1,606 विदेशी पर्यटक आए। तो 2023 में देसी पर्यटक 2,35,571 और 3,040 विदेशी पर्यटक पहुँचे।
जबकि 2024 में 5,45,130 देसी और 3,407 विदेशी पर्यटक यहां आए। और 2024 में 24-25 वित्तीय वर्ष में हमारे पास कुल जो इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 5,45,130 कुल टूरिस्ट आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट, और जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ विदेशी जो टूरिस्ट आए हैं उनका नंबर 3,407 है। लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या से पहाड़ में कारोबार बढ़ रहा है। लोग होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी होटल बिजनेस हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो काफ़ी इसको लेकर खुश हैं। तो अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारा जो पर्यटन से आधारित व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ना पर्यटन कारोबारी के लिए अच्छे संकेत है। वहीं सरकार भी प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।